नमस्ते, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना केसेस तेजी से कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी भी है। ऐसे में मास्क आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि खतरा अभी भी बना हुआ है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क पहनकर आप अपनी और परिवार की सुरक्षा करेंगे। यूपी के कानपुर में भीषण सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। बताया गया कि संचेड़ी में बस और लोडर के बीच सीधी टक्कर हुई थी, जिसके बाद बस पलट गई। बस कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक बस काफी स्पीड में थी। इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को हेलिट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। खबर मिलते ही मौके पर आला अफसर पहुंच गए। मृतकों में ज्यादातर मजदूर बताए जा रहे हैं, जो बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते थे और ये लोडर में सवार थे। मैं बस के अंदर था, फिर आगे से देखा पिकअप आ रहा है। पिकअप कांच उड़कर लड़ा, मैं पीछे भागा। बस के अंदर मैं अंदर भागा मैं, जब तक बस पलट गया। और टेम्पो था, टेम्पो पिसा गया था पर अंदर बस पलट गया। सब लोग बस में लगभग कितने लोग थे? बस में पूरा लोग फुल था, मतलब पूरा सीट फुल था। बड़ा बस कहाँ जा रही थी बस जा रही थी कानपुर से अहमदाबाद, सूरत, राजकोट। फिर तुम कैसे बाहर निकले? बस पलट गई। फिर कांच तोड़ रहे थे, कांच नहीं टूटा है, फिर हल्का उठ गया तो उसमें से निकले। देखिए, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इसमें टोटल 21 लोगों को हेलिट हॉस्पिटल लाया गया था। इन 21 घायलों में से 17 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है और 4 लोगों का यहाँ पर अभी इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीमें लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को अच्छे से इलाज कर सकें, उनकी जान को बचाया जा सके। एक प्राइवेट बस उन्नाव से गुजरात जा रही थी, कुछ मजदूरों को, कर्मियों को लेकर के। इस बस की एक बहुत ज़ोरदार टक्कर हुई टेम्पो के साथ में, जिस टेम्पो में स्थानीय सवारियां कुछ जा रही थी। ये कानपुर आउटर जनपद में सचेंडी थाना क्षेत्र है, किसान नगर ब्रिटानिया फैक्ट्री के पास में ये घटना हुई। ज़्यादातर जो लोग टेम्पो में सवार थे उनको गंभीर चोटें लगी हैं और अभी तक 16 लोगों की दुर्भाग्य से मृत्यु होने की पुष्टि है। 5 लोगों का इलाज चल रहा है, बाकी लोग को जो चोटें लगी उनका भी इलाज चल रहा है। भीषण सड़क हादसे में हुई मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम दफ्तर ने ट्वीट किया कि कानपुर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथ ही पीएम मोदी ने मुआवजे की घोषणा की। पीएम भीषण हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा पीएम राहत कोष से दिया जाएगा। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। यूपी के कानपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, ये अमित शाह ने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं आगे कि ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के आगरा से। आरोप है कि वहां श्री पारस अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अस्पताल के कर्मचारियों ने हमला कर दिया। अस्पताल में ऑक्सीजन बंद करने का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोग अपना विरोध जताने अस्पताल पहुंचे, प्रदर्शन करने लगे। आरोप है कि इस बीच अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई से खफा कर्मचारियों का गुस्सा भड़का। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हमला बोला। खफा कर्मचारियों ने एक प्रदर्शनकारी को घेरा, उस पर टूट पड़े। इस बीच उन्होंने प्रदर्शन में शामिल लड़के की जमकर पिटाई की। अस्पताल के कर्मचारियों ने इसी तरह कई लोगों पर हमला बोला, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। आगरा में एक अस्पताल पर 22 मरीजों की हत्या का आरोप लगा। न्यूज़ 18 पर यह खबर दिखाए जाने के बाद यूपी सरकार ने आगरा के श्री पारस अस्पताल को सील कर दिया। विवाद तब शुरू हुआ जब अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
जिसमें वो खुद ही ये कहते हुए दिखे कि 5 मिनट के लिए मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे 22 मरीजों की मौत हो गई। चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। लोगों का गुस्सा अस्पताल पर फूटने लगा। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी विरोध करने के लिए अस्पताल के सामने पहुंच गए, क्योंकि वीडियो में जो आवाज सुनाई दे रही है वो खुद डॉक्टर अरिंजय जैन की ही है। वीडियो में केवल एक पल के लिए डॉक्टर अरिंजय का चेहरा भी दिखा, जिसमें वो कहते सुने गए कि ऑक्सीजन सप्लाई केवल नाजुक हालत वाले मरीजों की पहचान करने के लिए बंद की गई। मॉकड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। मॉकड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे। अस्पताल को सील करने की कार्रवाई शुरू हुई तो डॉक्टर और बाकी का पूरा स्टाफ भी बाहर ही जमा हो गया। ये ब्लैकमेलिंग है, 1.5 महीने तक ब्लैकमेलिंग है। प्रदर्शनकारियों से अस्पताल के स्टाफ की कहासुनी भी शुरू हो गई। दूसरी तरफ सरकार ने भी मामले में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी और निशाने पर खुद डॉक्टर अरिंजय जैन आ गए, जिन्हें केस में मुख्य आरोपी बनाया जा सकता है। अस्पताल के बाहर वो लोग भी पहुंच गए जिनके अपनों की जान 26 और 27 अप्रैल को गई थी। जब अस्पताल की तरफ से ये ड्रिल की गई, डॉक्टर ने भी ड्रिल किए जाने से इनकार नहीं किया। बंद करने का कोई मॉकड्रिल नहीं हुआ। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट, जिसका नाम मॉकड्रिल बोला गया है। मौत हुई ये तो डॉक्टर अरिंजय मानते हैं, लेकिन उसकी वजह कोरोना के अलावा कुछ नहीं मानते। जो कोरोना हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डेथ कोरोना की बीमारी के कारण होती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं होती है। लेकिन मामले में सबसे बड़ा पेच ये है कि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक ड्रिल वाले दिन अस्पताल में केवल 4 मरीजों की मौत हुई। यही बात अस्पताल के कर्मचारी भी बताते रहे। इसीलिए अब मरने वालों का सही आंकड़ा पता करने के लिए भी नए सिरे से जांच होगी। जितने भी पेशेंट उस समय इनके हॉस्पिटल में थे, 3-4 दिन आगे पीछे मिला के सबका डिटेल लेना है, सबके कौन से घर से, कौन से गांव से आए हैं, कौन से जनपद से आए, और उनको सीधा संपर्क करके पता लगाए कि क्या वास्तविक स्थिति है। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि 26 और 27 अप्रैल को अस्पताल के पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। सागर हत्याकांड मामले में जेल में बंद सुशील कुमार की याचिका पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। पहलवान सुशील कुमार ने एक याचिका दायर कर जेल के अंदर हार्ड प्रोटीन वाला खाना उपलब्ध करवाने की मांग की है। हालांकि जेल प्रशासन ने पहलवान सुशील कुमार की प्रोटीन डाइट का विरोध किया है। कुछ दिन पहले ही सुशील ने जेल में अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके बाद सुशील की बैरक की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। हत्याकांड के आरोपी पहलवान सुशील कुमार ने अदालत में एक याचिका दायर कर प्रोटीन डाइट की मांग की है। सुशील की इस याचिका पर जेल प्रशासन ने विरोध किया है। जेल प्रशासन के मुताबिक सुशील एक कैदी है और कोई गेस्ट नहीं है। जेल में बंद सुशील पहलवान प्रोटीन के लिए बेचैन। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट को सुशील पहलवान ने जो अपना डाइट चार्ट दिया है वो हैरान कर देने वाला है। सुशील पहलवान ने जो अपनी खाने पीने की चीज़ें मांगी है वो जेल मैनुअल के हिसाब से लगभग नामुमकिन है। जेल सजा के लिए होती है, लेकिन सुशील पहलवान ने जो खाने पीने की चीज़ें मांगी हैं वो किसी दूसरे कैदियों के लिए दावत जैसा है। पनीर से लेकर पराठा तक, फल से लेकर सलाद तक। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से आरोपी सुशील पहलवान ने हाई प्रोटीन डाइट खाने की मांग की है। सागर हत्याकांड में तिहाड़ जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हाई प्रोटीन खाने के लिए जो याचिका दायर की है उसे सुनकर जेल प्रशासन हैरान है। सुशील के वकील ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, इसलिए हाई प्रोटीन खाना दिया जाना चाहिए। सुशील कुमार के खाने में हाई प्रोटीन की मांग की गई है। प्रोटीन डाइट में फल, प्रोटीन सप्लीमेंट मांगा गया है, दूध, पनीर, रोटी और पराठे की मांग की गई है। सुशील कुमार को जेल में पहले 5 रोटी दी जाती हैं, मांगने पर 2 एक्स्ट्रा रोटी मिलती, यानी कि कुल 7 रोटी, जबकि सुशील एक बार में 12 से ज्यादा रोटियां खाते हैं। हमने एप्लीकेशन लगाई थी स्पेशल डाइट के लिए। प्रोविजन है लॉ के अंदर कि अगर यूटीपी है, यानी कि अंडर ट्रायल प्रिजनर है जिनकी सजा नहीं हुई है, उनको अपने घर से अपने खर्चे पे खाना मंगवाने का राइट है। और ये चैप्टर 9 पार्ट 4 रूल 40 के अंदर प्रोविजन है कि वो अपने घर से खाना मंगवा सकते हैं, और इसका प्रोविजन अकॉर्डिंगली कानून के अंतर्गत है। हमने उसकी कंप्लायंस के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने पहलवान सुशील कुमार की प्रोटीन डाइट का विरोध किया है।
तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक सुशील एक कैदी हैं, कोई गेस्ट नहीं। हालांकि डाइट के अलावा सुरक्षा के मुद्दे पर तिहाड़ जेल की ओर से सुशील के लिए अलग इंतजाम कर दिया गया है। रोहिणी कोर्ट में सुशील पहलवान के लिए अलग डाइट की तरह अलग सिक्योरिटी की भी मांग की गई है। सुशील पहलवान के वकील ने अपील की है कि सुशील पहलवान की जान को खतरा है तिहाड़ जेल में बंद किसी दूसरे कैदियों से, लिहाजा वो दूसरों कैदियों के साथ जेल में नहीं रह सकते हैं। जिसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुशील पहलवान को हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट कर दिया है। और जहां तक बात हाई प्रोटीन डाइट की खाने की है तो ये सब सिर्फ घर का खाना खाने के लिए है, जिस पर कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। पहलवान सुशील कुमार की हाई प्रोटीन वाली डाइट की मांग पर तिहाड़ प्रशासन ने रोहिणी कोर्ट में जवाब दिया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि आरोपी सुशील कुमार की तरह जेल में और कैदी भी हैं जो अच्छे भोजन या हाई प्रोटीन डाइट की मांग करते हैं। अगर सुशील को हाई प्रोटीन खाना दिया जाएगा तो दूसरे कैदियों पर भी इसका असर पड़ेगा। सुशील कुमार के वकील ने तिहाड़ जेल को यह दलील दी है कि जेल मैनुअल के मुताबिक सुशील के घर से दोनों वक्त का खाना मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। सुशील पहलवान के वकील ने जिस हाई प्रोटीन डाइट की मांग की है वो जेल प्रशासन के लिए मैनेज कर पाना आसान नहीं है। कानून के जानकार बताते हैं कि कुछ कैदियों को विशेष परिस्थितियों में घर का खाना उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सुशील कुमार ने हाई प्रोटीन डाइट के नाम पर घर का खाना उपलब्ध कराने की दाव चली हो। बहरहाल कोर्ट को फैसला लेना है सुशील कुमार के डाइट पर। दिल्ली के कई इलाकों में मुफ्त राशन का मैसेज मिलने के बाद सरकारी स्कूलों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। वहां पहुंचे लोग कोरोना नियम तो जैसे भूल ही गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मैसेज किया गया था कि उन्हें मुफ्त राशन दिया जाएगा, और ये मैसेज पढ़ते ही कई इलाकों में छात्रों के माता पिता और रिश्तेदार स्कूल पहुंच गए। दक्षिणी दिल्ली के शाहपुर जाट गांव के सरकारी स्कूल के बाहर तो इतने लोग इकट्ठा हो गए कि गिनती करना मुश्किल हो गया। कहने को तो ये लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन उन्हें देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो नियम का पालन कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क पहना लेकिन उनकी नाक खुली रह गई। ये हालत तब थी जब लाइन में लगे लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े दिखे, मानो वो 2 गज की दूरी के नियम का मजाक बना रहे हैं। हैरानी की बात यह कि बड़े तो बड़े, बच्चे भी मुफ्त राशन लेने के लिए झोला लेकर लाइन में लग गए। मुफ्त अनाज पाने की होड़ में बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। हद तो तब हो गई जब स्कूल के बाहर फ्री राशन का पोस्टर देखकर वो लोग भी अनाज लेने पहुंच गए जिनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तस्वीरें दिखाएं, आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है लगातार ये बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि केवल शाहपुर जाट के ही गांव के लोग नहीं हैं। इन लोगों से बात करने के बाद ये साफ हो गया कि वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके राशन लेने पहुंच गए। यहाँ तो सिर्फ स्कूल के छात्रों को ही के अभिभावकों को दिया जा रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आधार कार्ड से मिल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल गांधीनगर इलाके में रहा। वहां सुबह 4 बजे से लोग इंतजार करते रहे। जैसे जैसे दिन चढ़ा लाइन लंबी होती गई। मुफ्त राशन पाने के चक्कर में लोग ये भूल गए कि ये भीड़ कोरोना को दावत दे रही है, क्योंकि लाइन में खड़े लोगों के बीच दूरी नदारद रही। कुछ लोग थक कर जमीन पर बैठ गए, लेकिन इस सारी मेहनत पर उस समय पानी फिर गया जब स्कूल के गेट पर राशन खत्म होने का पर्चा लगा दिया गया, जिसे देखकर लोग भड़क गए। पर आपको डर नहीं है कोरोना का? सब चीज का डर है, लेकिन भूख से बेहतर है बीमारी से बचा इंसान। हंगामे के बीच पुलिस वहां पहुंची और उसने समझा बुझाकर लोगों को वहां से हटाया। दिल्ली पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के बारे में पीएम को जानकारी देंगे। शुभेंदु अधिकारी दोपहर 12 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें पश्चिम बंगाल की मौजूदा कानून व्यवस्था की जानकारी दी। अमित शाह के अलावा शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद शुभेंदु ने कहा कि बंगाल की स्थिति बहुत खराब है। बीजेपी वोटर के साथ जो बंगाल में हो रहा है वो बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरकारी हैंडपंप उखड़वाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। वहां के बेहट इलाके में एक दुकानदार की शिकायत पर प्रशासन ने 40 साल पुराना हैंडपंप उखड़वा दिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आए और हैंडपंप फिर से लगवाने की मांग करते हुए हाईवे पर धरने पर बैठ गए। जिसके बाद पुलिस ने पहले तो उन्हें समझाया और जब वो नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि पुलिस के लिए ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि धरना देने वाले नेताओं को अपनी गाड़ी में बिठाने में उसे खूब मेहनत लगी। ये लोग हैंडपंप उखड़वाने से इतने खफा थे कि मौके पर धरना देने के लिए निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और हिरासत में लेकर पुलिस लाइंस लाई। इन लोगों में कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, मसूद अख्तर और शायन मसूद जैसे नेता शामिल हैं। ये लोग जब पुलिस लाइंस लाए गए तो उनके समर्थक भी वहां पहुंच गए और अंदर जाने की जिद करने लगे।
हालांकि पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। हालांकि इससे पहले प्रशासन ने हैंडपंप फिर से लगवाने का आश्वासन दे दिया था, लेकिन ये मामला तो जैसे उसके जी का जंजाल बन गया, क्योंकि कुछ संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया और कोतवाली के बाहर धरना दे दिया। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और साफ कर दिया कि अगर फिर से हैंडपंप लगा तो वो आंदोलन करेंगे। जैसे ही ये बात कांग्रेस विधायकों को पता चली, उन्होंने भी अपनी अगली चाल चल दी और धरने पर बैठ गए। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि वो हैंडपंप फिर से लगवाए या अपने उसे उखाड़ने वाले फैसले पर अड़ा रहे। कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद बिहार में भी लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया। हालांकि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। दुकानों के खुलने का समय में छूट दी गई है। अब शाम 5 बजे तक दुकानें खुल पाएंगी। दुकानों को एक दिन के अंतराल पर खोलने की इजाजत दी गई है। कौन सी दुकान किस दिन खुलेगी, इसका फैसला इलाके के डीएम करेंगे। सरकारी और निजी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ शाम 4 बजे तक खुल पाएंगे। हालांकि सरकारी दफ्तरों में आम लोगों के जाने पर पाबंदी होगी। सार्वजनिक गाड़ियों में 50% यात्री ही सफर कर पाएंगे। इसके साथ ही शादी समारोह में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर नया फॉर्मूला तैयार किया है। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि केंद्र की ओर से राज्यों को आबादी, कोरोना मरीजों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के आधार पर टीके मिलेंगे। साथ ही केंद्र ने वैक्सीन की बर्बादी पर राज्यों को टीके की सप्लाई पर असर पड़ने की हिदायत भी दी और वैक्सीनेशन सेंटरों या जिला स्तर पर टीके का स्टॉक भी सार्वजनिक करने के लिए राज्यों से कहा गया है। इतना ही नहीं, केंद्र ने राज्यों में ऑन साइट रजिस्ट्रेशन यानी मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने पर भी जोर दिया, जबकि इस फॉर्मूले के तहत राज्य सरकारें टीके की बुकिंग के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या कॉल सेंटर भी शुरू कर सकती हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज श्रमिकों को 1000 रुपए की सौगात भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 23 लाख श्रमिकों के खाते में 1000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। इस बीच योगी आदित्यनाथ कुछ जिलों के श्रमिकों से बातचीत भी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। इस मौके पर वहां राज्य के श्रम मंत्री, अपर मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस पोर्टल के जरिए असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले ठेले वाले, मोची, नाई और दूसरे मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यूपी के गोंडा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन विवाद पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से भिड़ते दिखाई दिए। इस मारपीट में बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ महिलाएं भी नजर आई। इस बीच कई लोगों ने डंडों से भी वार किया। जिस जगह ये हंगामा हो रहा था वहीं इन दोनों पक्षों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। यही वजह रही कि कोई बीच बचाव नहीं कर सका और वो लोग एक दूसरे के साथ काफी देर तक मारपीट करते रहे। खबर है कि बाद में एक पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी भवन से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां मंदिर के बेहद करीब बने एक कैश काउंटर में भीषण आग लग गई। ये आग वहां कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ये काफी तेजी से भड़की, जिसके बाद आग ने पलक झपकते ही कैश काउंटर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहां से आग की लपटें और काला घना धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। हादसे वाली जगह से उठ रहे काले धुएं को देख श्राइन बोर्ड के कर्मचारी काफी घबरा गए। थोड़ी देर में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने बिना वक्त गंवाए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। इसमें आसपास मौजूद लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया, जिसकी बदौलत काफी कम समय में आग बुझाई जा सकी। हालांकि इस हादसे में कैश काउंटर को काफी नुकसान पहुंचा। जिस जगह पर यह हादसा हुआ था वो मंदिर की गुफा से महज 100 मीटर की दूरी पर है। यूपी के बिजनौर में एक लड़की ने पुलिस वाले के सामने ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। अपने प्रेमी की बेवफाई से खफा इस लड़की ने अपना सारा गुस्सा उस पुलिस वाले पर उतार दिया, जो मामले की जांच करने लड़की के घर पहुंचा था। पहले प्यार में कस्में खाना और फिर शादी से मुकर जाना, प्रेमिका का प्रेमियों पर भड़कने के अक्सर मामले देखने और सुनने को मिलते थे। लेकिन इस बार यूपी के बिजनौर में प्रेम में चोट खाई एक लड़की ने उस वक्त पुलिस वालों पर हमला कर दिया जब उसके घर पुलिस जांच करने के लिए पहुंची थी। पुलिस वाले का दावा है कि लड़की और उसके भाई ने मिलकर पुलिस वाले और उसके एक साथी पर हमला कर दिया और सरकारी कागजात भी फाड़ दिए। कभी उंगली दिखाकर पुलिस वाले को धमकाती,
कभी हाथ दिखाकर वीडियो बनाने से लोगों को रोकती, कभी पुलिस वाले से धक्का मुक्की करती तो कभी पुलिस वाले के पीछे भागती इस लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा रात के अंधेरे में भी जमकर चलता रहा। लाल सूट पहने ये लड़की गुस्से से भी लाल पीली दिखी और अपने आपे से बाहर होकर ये अपना सारा गुस्सा इस पुलिस वाले पर उतारती रही। ड्रामा क्यों कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूं तुम्हारा फोन कब लाते रहा? पुलिस वाला वहां से जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की ने गुस्से में पुलिस वाले को धक्का दे दिया। लड़की ने पुलिस वाले पर 5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया। लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब पुलिस वाले उसके घर जांच करने के लिए पहुंचे थे। लड़की ने प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि उसके प्रेमी ने उसे शादी का झांसा दिया था और वह बारात का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं पहुंचा। प्रेमी ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। हंगामे के दौरान लड़की और उसके परिवार वालों ने पुलिस वालों पर रिश्वत लेकर उसके प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। 5 लाख रुपए खाए तुमने मेरे सामने। लड़की और उसके परिवार वालों ने पुलिस वाले को घेर लिया, जबकि पुलिस वाला खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लोगों ने उसे वहां से जाने नहीं दिया। पुलिस वाले का आरोप है कि लड़की और उसके भाइयों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसका मोबाइल भी छीनकर तोड़ दिया। जिसमें वादिया मुकदमा ने इनके साथ अभद्रता की, इसके साथ साथ इसके भाइयों ने, अन्य परिवारीजन और आसपास के लोग इकट्ठा होकर अपने निरीक्षक का मोबाइल छीन लिए, तोड़ दिए। काफी देर तक चले हंगामे के बीच भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसी तरह हंगामे को शांत कराया गया। प्यार में धोखा खाने के बाद लड़कियों का हंगामा करना नई बात नहीं है। ग्रामीण इलाकों में ऐसी खबरें अक्सर सामने आती हैं। कई लड़कियां कानून का सहारा लेती हैं, कानून उनकी मदद भी करना है, लेकिन पुलिस वालों पर हमला करना कानून हाथ में लेना है। कानून की मदद से भी इसका रास्ता निकाला जाना सकता था, लेकिन हिंसा करना सही रास्ता नहीं है। पाकिस्तान से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने उसका दोहरा चरित्र एक बार फिर बेनकाब कर दिया। वैसे तो पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन वहां के पंजाब प्रांत में अहमदिया मुस्लिम समुदाय की एक महिला के जनाजे में सुन्नी समुदाय के लोगों ने इतना कोहराम मचाया कि बात मारपीट पर आ गई। जिसके सामने आए वीडियो में सुन्नी मुस्लिम अहमदिया मुसलमानों के खून के प्यासे दिखे। गाली गलौज के साथ उन्होंने हाथापाई तो की ही, देखते ही देखते डंडे बरसाने भी शुरू कर दिए। वीडियो में एक किनारे पर जनाजा भी खाली नजर आया, जिसे देखकर लगा कि शव को दफनाया जा चुका है, लेकिन भरे बाजार, बेइज्जती और बवाल के बीच पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर तो जुल्म ढाए ही जाते हैं, लेकिन इस वीडियो से साफ हो गया कि वहां मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अहमदिया लोगों को भी दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। पाकिस्तान में उन्हें सुकून से जीने का हक तो है ही नहीं, और जब इंसान मर जाए तो उसकी लाश को भी बख्शा नहीं जाता। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में एक भारत बायोटेक के हैदराबाद परिसर की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंप दिया है। हैदराबाद के शमीरपेट इलाके में कंपनी के दफ्तर और फैक्ट्री की सुरक्षा में सीआईएसएफ के 64 कमांडो तैनात किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में सीआईएसएफ को तैनात करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अधिकारियों ने वहां सर्वेक्षण किया था। इसी महीने 14 तारीख से वहां सीआईएसएफ के कमांडो को तैनात कर दिया जाएगा। इंग्लैंड के स्टैफर्डशायर से सांसें अटका देने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां बंद पड़े एक ऐतिहासिक पावर प्लांट के करीब 400 फीट ऊंचे 4 टावरों को धमाका करके गिरा दिया गया। 1950 के दशक से कोयले से बिजली बनाने वाला यह प्लांट इलाके की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब वहां पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मकान और दफ्तर बनाए जाएंगे। इसलिए पावर स्टेशन के आखिरी बचे 4 टावर भी ढहा दिए गए। आसमान छूते जो टावर दशकों तक वक्त और मौसम की हर मार को झेल गए, उन्हें विस्फोट के बाद मिट्टी में मिलने में 10 सेकंड भी नहीं लगे। धमाके से पहले पास की एक सड़क से ली गई तस्वीरों में भी विशाल टावर तनकर खड़े नजर आए, लेकिन धमाकों के बाद उनका वजूद ऐसा मिटा कि लगा जैसे सामने आसमान खाली हो गया। महीनों की प्लानिंग के बाद टावरों में विस्फोटक फिट करके उन्हें इस तरह धराशायी किया गया जिससे वो आसपास के इलाके के लिए खतरा न बने। इसलिए धमाका होने पर न तो टावर अपनी जगह से डगमगाए और ना ही इधर उधर डोले,
बल्कि वो जैसे खड़े थे बिल्कुल उसी सीध में खड़े खड़े नीचे गिर गए। टावर तो चंद सेकंड में जमींदोज हो गए, लेकिन उनकी जगह घने धुएं के विशाल गुबार ने ले ली, जो कुछ मिनटों तक नहीं छटा। और जब छटा तो सामने बस टावरों का मलबा ही नजर आया। लोग बरसों से जिन टावरों को देखते आ रहे थे, उनकी आखिरी तस्वीर अपने जहन में उतारने के लिए पावर प्लांट के पास भीड़ जुट गई। कहीं लोग सड़कों पर खड़े हो गए तो कहीं खाली मैदान में। बारिश में छाते थामकर भी उन्होंने इस ऐतिहासिक पल का इंतजार किया। जयपुर के एक न्यूरो सर्जन ने लहसुन से ब्लैक फंगस के इलाज का दावा किया है। उन्होंने बताया कि अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो महंगी एंटी फंगल दवाओं पर निर्भरता कम होगी। मैंने सिर्फ एम्फोटेरिसिन भी कन्वेंशनल देके उनके साथ लहसुन का इस्तेमाल करके उनके रिजल्ट्स आए हैं। बिहार में लॉकडाउन हटा दिया गया। बिहार में कोरोना के मामले घटने के बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। अब वहां सिर्फ नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसके तहत शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। दिल्ली के पास नोएडा की भी मेट्रो अब सुबह से शुरू कर दी जाएगी। यूपी का गौतम बुद्ध नगर जिला अनलॉक होने के बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि अभी शनिवार और रविवार को नोएडा मेट्रो नहीं चलेगी, जबकि बाकी दिन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही चलाई जाएगी। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पछाड़ दिया। छेत्री ने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में 2 गोल किए और इसी के साथ उनके गोल की संख्या 74 हो गई, जबकि मेसी के नाम अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 72 गोल हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में अब सुनील छेत्री 10वें नंबर पर भी पहुंच गए। हरिद्वार में एक बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि जब ये आग लगी उस वक्त बस में कोई नहीं था। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझाया। कांग्रेस पार्टी महंगाई और पेट्रोल की कीमतों के विरोध में शुक्रवार को देश भर के पेट्रोल पंपों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। उनके जाति प्रमाण पत्र को कोर्ट ने अवैध माना और उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। शिवसेना की टिकट पर अमरावती से चुनाव लड़ने वाले आनंद राव अडसुल ने उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी, जो अब चुनाव आयोग से चुनाव रद्द करने की मांग करेंगे। इलेक्शन कमीशन को यह सब जजमेंट पहले वाला अभी वाला सबमिट, पहले वाला तो इसके पहले ही सबमिट किया है, आज ये भी सबमिट करेंगे। हालांकि नवनीत राणा ने इसे अपने खिलाफ सियासी साजिश का हिस्सा बताया और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। जिस बेस पे मैं लड़ रही थी, जिस कागज पेपर में लड़ रही थी, उस पे मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में मुझे न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश के रतलाम से डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां नगर निगम के दफ्तर के बाहर पार्किंग में खड़ी एक मोटरसाइकिल में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। आरोपी की कुछ बदमाशों ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया, जिसकी वजह से नगर निगम में अफरा तफरी मच गई। पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल को आग की लपटों में घिरा देखकर पहले तो लोगों ने उसे खुद ही बुझाने की कोशिश की। इसके साथ ही लोगों ने उसके नजदीक खड़ी दूसरी मोटरसाइकिलों को वहां से हटाना शुरू कर दिया ताकि उन्हें जलने से बचाया जा सके। इस बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पहुंच गई और फिर उस जलती मोटरसाइकिल पर पानी की बौछार की गई। थोड़ी ही देर में उसमें लगी आग को बुझा दिया गया। तब तक आसपास के कई लोग इस हादसे को देखने के लिए वहां जुट गए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने पहुंची भीड़ ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद मंदिरों को भी शर्तों के साथ खोला गया है, लेकिन मंगलवार होने की वजह से हनुमानगढ़ी में सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। सामने आई तस्वीरों में वहां मंदिर के बाहर लोगों का हुजूम दिखाई दिया, लेकिन बजरंग बली के दर्शन करने पहुंचे इन लोगों ने नियमों को ताक पर रख दिया। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज तो दिखी ही नहीं। दर्शन करने की जल्दबाजी में लोग एक दूसरे को धकेलते नजर आए। हालात हाथ से निकलते देख पुलिस ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी भीड़ के आगे हार मान गई। जो पुलिस वाले वहां नियमों का पालन कराने के लिए तैनात थे, वो भी चुपचाप तमाशा देखते रहे। प्रशासन की ढिलाई नहीं, लोग लापरवाही कर रहे हैं, प्रशासन क्या करेगा। वहां पहुंचे ज्यादातर श्रद्धालुओं ने तो मास्क तक नहीं लगा रखा था, जिसके बाद भीड़ की ये मनमानी देख हनुमानगढ़ी के महंत को अपील करनी पड़ी। संक्रमण बहुत जगह व्याप्त है, हर जगह है, इसके नाते सोशल डिस्टेंस का पालन करें। प्रदेश सरकार ने अनलॉक के बाद भी लोगों से कोरोना नियमों के पालन की अपील की थी, लेकिन मंदिर पहुंचे इन श्रद्धालुओं ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। यूपी के गोंडा में भीषण आग में जलकर 2 घर राख हो गए।
इस हादसे की वजह का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने खुद ही उसे बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई। जब तक दमकल की गाड़ी वहां पहुंचती तब तक दोनों मकान पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। गनीमत ये रही कि आग लगते ही उन घरों में रहने वाले लोग बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इस हादसे में वो लोग अपना सामान नहीं बचा पाए। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक आदमी का संतुलन बिगड़ गया। जिस ट्रेन में वो आदमी सवार होने की कोशिश कर रहा था वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रही थी और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए वो ट्रेन जैसे ही स्टेशन से चली, उसमें चढ़ने के लिए वो आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ा। सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान उसके पैर लड़खड़ा गए और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच मौजूद खाली जगह में गिरने लगा। वो तो गनीमत रही कि प्लेटफॉर्म पर रेलवे पुलिस का एक जवान मौजूद था, जिसने तुरंत उस आदमी को अपनी तरफ खींचा और उसकी जान बचा ली। इतने के बाद भी वो आदमी उठा और ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ने लगा। यूपी के प्रतापगढ़ में एक शादी समारोह में फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया गया कि यह वीडियो 2016 का है, जिसमें दो लड़के बारी बारी से एक पिस्तौल से हवा में गोलियां चलाते दिखाई दिए। इस वीडियो के अब वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में 5 साल तक के बच्चों की पहले से ही स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। महामारी की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है और यही वजह रही कि जिला प्रशासन ने अभी से कमर कस ली। इसके लिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ टीमें बनाई गईं, जिन्होंने शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां जुटाने का काम शुरू कर दिया। सांस लेने में तकलीफ, सर्दी, खांसी। इन आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर बच्चों के शरीर का तापमान मापा और ऑक्सीजन लेवल की भी जांच की। हर तरह की जानकारी जुटाने और जांच करने के बाद उन्होंने बच्चों को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा। जिन बच्चों में कोई बीमारी नहीं मिली उन्हें ग्रीन में, पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे बच्चों को येलो में और गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को रेड ग्रुप में डाला गया। रेड बच्चों और येलो बच्चों को भी वो अलग निकाल लेंगे और उनको जरूरत पड़ने पर ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट देंगे। बच्चों की स्क्रीनिंग के दौरान इन लोगों ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सभी तरह के एहतियात भी बरते। मध्य प्रदेश के मुरैना से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पत्थर माफिया पर वन विभाग की टीम पर हमला करने का आरोप लगा। इस हमले में वन विभाग की टीम बाल बाल बची। खनन माफिया ने किया पत्थरों से हमला। मध्य प्रदेश के मुरैना में पत्थर माफिया के गुर्गों ने ऐसा हमला किया जो आपने पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। अवैध रूप से ले जाए जा रहे पत्थरों से भरे ट्रैक्टर को, जो तेज रफ्तार में था, जब वन विभाग की टीम ने रोकने की कोशिश की तो ट्रॉली से पत्थर बरसने लगे। वन विभाग की गाड़ियों को कुचलने की कोशिश की गई। इस दिल दहला देने वाली घटना के वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है। मुरैना की सड़कों पर पत्थर माफिया से जुड़े लोगों के हमले का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। मुरैना के सिविल लाइंस में सड़कों पर दौड़ती इस ट्रॉली में बड़े बड़े पत्थर लदे हैं। वन विभाग की टीम को खबर मिली थी कि इस ट्रॉली में अवैध रूप से खनन करके जंगल के इलाकों से पत्थर लाए गए हैं। वन विभाग की टीम एक गाड़ी में सवार होकर पत्थर माफिया के ट्रैक्टर को रोकने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन अपने पीछे वन विभाग की गाड़ी देखकर ट्रैक्टर चालक बहुत खतरनाक ढंग से हमला कर देता है। ऑटोमेटिक ट्रॉली की लिफ्ट उठाकर वो सारे पत्थर वन विभाग की गाड़ी के सामने गिराने लगता है। इस हमले में वन विभाग की टीम बाल बाल बची। मुरैना के जंगलों की पत्थर की खदानों में माफिया सक्रिय है। ये लोग अक्सर वन विभाग की टीम को धमकाकर या चोरी से अवैध रूप से पत्थर खोदकर ले जाते हैं। तय नियम से ज्यादा पत्थर खोदने पर रोक है, लेकिन जब जब माफिया की ट्रॉलियों को रोकने की कोशिश की जाती है तब माफिया हमलावर हो जाता है। वन विभाग के मुताबिक जंगल के इलाके से अवैध खनन करके पत्थर माफिया से जुड़े लोग अक्सर ट्रॉलियां भरकर निकलते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश करने पर वो पत्थरों से कुचलने की कोशिश करते हैं। मुरैना की वन विभाग टीम ने पत्थरों से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। मध्य प्रदेश में खनन माफिया के पुलिस प्रशासन पर हमले की खबरें अक्सर आती हैं। हालांकि माफिया के कारनामों पर
कुछ हद तक लगाम लगी है, लेकिन मुरैना में सड़क पर सरेआम वन विभाग की टीम पर पत्थर माफिया का ये हमला ये बताने के लिए काफी है कि इस माफिया पर सख्त कार्रवाई क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग अपने फायदे के लिए पर्यावरण की परवाह नहीं करते और जब उन्हें मनमानी करने से रोका जाता है तो जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। कोरोना में बेसहारा बच्चों को गैर कानूनी तरीके से गोद दिलाने में शामिल संगठनों पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की तस्वीर जारी कर चंदा जुटाने वालों पर नाराजगी जताई। साथ ही कोर्ट ने राज्यों को ऐसे एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। आरोप है कि कई संस्थाएं कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को गैर कानूनी तरीके से गोद दिलाने का काम कर रही हैं। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के उनके जोड़ीदार फ्रैंको श्कूगर फ्रेंच ओपन के डबल से बाहर हो गए। बोपन्ना और उनके जोड़ीदार को स्पेन के पाब्लो अंदुहर और पेड्रो मार्टिनेज की जोड़ी से 5-7 और 3-6 से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार से इस योजना को लागू करने के लिए मंजूरी देने की मांग की। केजरीवाल का दावा है कि केंद्र सरकार ने कुछ आपत्ति दर्ज करवाते हुए इस योजना को रोक दिया था। यूपी सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देगी। सरकार का मानना है कि इससे आंगनवाड़ी से जुड़े काम जल्दी होंगे और इनमें पारदर्शिता भी आएगी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार को घर का खाना मिलेगा या नहीं, इस पर रोहिणी कोर्ट सुबह फैसला सुनाएगी। इससे पहले सुशील कुमार ने जेल में हाई प्रोटीन डाइट दिए जाने की मांग की थी, लेकिन जेल प्रशासन ने इसका विरोध किया था। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद मध्य प्रदेश में भी अनलॉक की तैयारी कर ली गई। राजधानी भोपाल में भी 10 जून से बाजार खुल जाएंगे, लेकिन इससे पहले वहां हर दुकानदार और दुकान के कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगवाना होगा। कोरोना का टीका लगवाओ, दुकान खुलवाओ, तो ये नारा है मध्य प्रदेश की सरकार का और भोपाल, राजधानी भोपाल को इसी शर्त के साथ खोला जा रहा है। दुकानदार आसानी से टीका लगवा सकें, इसके लिए बाजारों में ही वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे। 75 जो हमारे मार्केट है उसमें हम ये वैक्सीनेशन कैंप लगा रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक गर्भवती महिला को एसडीआरएफ के जवानों ने अपने कंधों पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया। ऐसे में बिना वक्त गवाए एसडीआरएफ के कुछ जवान उस महिला की मदद के लिए पहुंचे, उसे कंधे का सहारा देकर हाईवे को पार करने लगे। सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें बिखरी हुई थी, इसलिए जवान संभल कर आगे बढ़ते दिखे। ये रास्ता इतना मुश्किल था कि चंद कदमों की दूरी को पार करने में काफी वक्त लग गया। हालांकि बाद में जवानों और लोगों ने एक दूसरे का हाथ बांटा और महिला को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। दोपहर में अचानक दुनिया की कई बड़ी कंपनियों की वेबसाइट ठप हो गई। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि जो वेबसाइट दुनिया भर में ठप हुई उनमें यूके सरकार की वेबसाइट भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग जैसे कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की वेबसाइट भी अचानक खुलनी बंद हो गई। इसके अलावा अमेजॉन की रिटेल वेबसाइट ने भी काम करना बंद कर दिया। ये परेशानी भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू हुई। थोड़ी देर बाद दावा किया गया कि ये सभी वेबसाइट किसी एक ही कंपनी के हार्डवेयर नेटवर्क की मदद से चलती हैं। अमेरिका से चलने वाली कंपनी फास्टली इन सभी कंपनियों का डेटाबेस संभालती है और फास्टली के सर्वर में कुछ गड़बड़ी होने के कारण कुछ देर के लिए ये परेशानी खड़ी हुई। हालांकि बाद में फास्टली ने अपने सर्वर में गड़बड़ी आने की बात भी मान ली और उसे ठीक भी कर दिया। फिलिस्तीन के गाजा में एक चरमपंथी संगठन से जुड़े लोगों ने हथियारों के साथ मार्च निकालकर अपनी ताकत की नुमाइश की। इस समय इलाके के कई लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और कुछ महिलाओं ने तो उन पर फूल भी बरसाए। इस संगठन से जुड़े लोगों ने खतरनाक हथियारों के साथ पूरे शहर में परेड निकाली। कुछ लोग गाड़ियों पर सवार दिखे तो कई पैदल चलते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्हें देखने के लिए जगह जगह भारी भीड़ भी जुटती गई। उनका ये मार्च उन इलाकों से होकर भी गुजरा जो इजराइल और चरमपंथी संगठन हमास के बीच हुई लड़ाई की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। हरियाणा के रोहतक से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां छेड़छाड़ के आरोप में दो पक्षों में ऐसी खुली झड़प हुई कि उसमें एक बॉक्सर की जान चली गई। ये पूरी घटना इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दो लोग एक लड़के की सरेआम पिटाई करते दिखे। दोनों उस पर ताबड़तोड़ लात और घूंसे बरसाते नजर आए। इस दौरान वो लड़की भी मैदान में कूद पड़ी, जिससे छेड़छाड़ का आरोप उस लड़के पर लगा था। वो भी अपनी चप्पल से उसे सबके सामने पीटने लगी।
इस बीच गली में लोगों की भीड़ जमा हो गई। कामेश नाम के जिस मुक्केबाज की जान गई वो भी उस वक्त वहीं मौजूद था। थोड़ी देर बाद दोनों गुटों में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसे शांत करवाने के लिए कामेश आगे बढ़ा और उसने दोनों पक्षों के लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की। यहां तक कि उसने एक आदमी के हाथों से डंडा छीनकर मारपीट कर रहे लोगों को पीटना शुरू कर दिया ताकि वो वहां से भाग जाए। लेकिन इस बीच बचाव में एक आरोपी ने उस पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद वहां खड़े कुछ लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जो राहुल है उसने छुरियों से वार करा, एक सीधी तरफ छाती में लग रही है, एक पेट में लगी है छुरी। बताया गया कि अस्पताल जाने के चंद मिनटों के बाद ही बॉक्सर कामेश की मौत हो गई। इसमें चाकू लगने से उसकी देर रात उसकी मौत हो गई है। रोहतक पुलिस अब सीसीटीवी वीडियो की मदद से मारपीट की इस घटना में शामिल आरोपियों की तलाश में जुट गई। दक्षिणी अमेरिकी देश गयाना में कई दिनों तक हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई। वहां की मौसम विभाग ने बताया कि 1981 के बाद पहली बार इतनी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक इलाका पानी में डूबा नजर आया। लोगों की मकान, सड़कें और खेतों पर बाढ़ के पानी का कब्जा हो गया, जिसके बाद आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। वहीं कुछ इलाकों में पानी इतना भर गया कि लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े। उन्हें कोरोना के खतरे के बावजूद एक सुरक्षित जगह पर एक साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि संकट की इस घड़ी में वहां के प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया। सामने आई एक दूसरी तस्वीर में राहत और बचाव दल की टीम नाव के जरिए लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाती दिखाई दी। श्रीलंका के 10 जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ और जमीन खिसकने से लगभग 17 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बाढ़ का पानी अब उतरने लगा है, लेकिन चट्टानों के खिसकने का खतरा अब भी वहां लोगों के सिर पर काले बादल बनकर मंडरा रहा है, जिनसे राजधानी कोलंबो भी अछूती नहीं। वहां का हाल भी बेहाल दिखा। सड़कें स्विमिंग पूल बनी नजर आईं और जहां गाड़ियां चलती थीं वहां नावें चलाकर सेना के जवानों को लोगों तक खाना पहुंचाना पड़ा। आपदा लोगों के लिए आफत ले आई, लेकिन इन हालात में भी कुछ बच्चों ने मौज करने का मौका ढूंढ लिया। लेकिन श्रीलंका पर प्रकृति के प्रहार का ये तो महज ट्रेलर था। जब तस्वीरें आसमान से ली गईं तो तबाही का तांडव देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में हर तरफ बस बाढ़ का मटमैला पानी ही पानी नजर आया। श्रीलंका की खूबसूरती लुटी हुई दिखी। खेत खलिहान, मैदान, नदी, हर फर्क मिट गया। सब एक बराबर नजर आया। बाढ़ का पानी सड़कों और चौराहे को भी अपनी चपेट में लेता दिखा। इराक की राजधानी बगदाद से एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाला एक आदमी चर्चा का विषय बन गया। ये शख्स पुराने अंदाज में इराकी गाने गाते हुए लोगों के घर तक सिलेंडर पहुंचाता है, जिसके लिए ये रोज सुबह अपने ई रिक्शे पर सिलेंडर लेकर निकल पड़ता है और सुरीली आवाज में गाना गाते हुए रिहायशी इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। इराक में इस तरह से सिलेंडर की डिलीवरी पहले आम बात थी, लेकिन वक्त के साथ ये रिवाज खत्म होने लगा। मोतजर अब्बास नाम के इस शख्स का दावा है कि वो पूरे इराक में ऐसा करने वाला इकलौता डिलीवरी मैन बचा है। एक तरफ जहां नए जमाने के डिलीवरी मैन लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में नए गाने बजाकर अपने काम पर निकलते हैं, वहीं पुराने रंग ढंग में मोतजर अपने गानों से पुराने दिनों की यादें ताजा कर देता है, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। ये काम उसने अपने पिता से सीखा, हालांकि वो अपने बच्चों को इससे दूर रखना चाहता है।